बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। और चैप्टर नंबर 2 में हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं टॉपिक पे अपने लिक्विड स्टेट पे। ठीक है, गैसियस स्टेट हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लिक्विड स्टेट होती क्या है। दिस स्टेट ऑफ मैटर इज इंटरमीडिएट बिटवीन द गैसियस एंड सॉलिड स्टेट, यानी कि गैसियस और सॉलिड स्टेट के दरमियान जो हमारे पास जो हालत है, जो फिजिकल स्टेट है, वो हमारे पास लिक्विड स्टेट होती है। इट हैज़ डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है, बट नो डेफिनाइट शेप, लेकिन शेप जो है वो डेफिनाइट नहीं होती। ठीक है, इस तरह की हमारे पास स्टेट होती है कि हमारे पास सॉलिड स्टेट जो है वो हाईली कॉम्पैक्ट होता है, कंप्रेस स्ट्रक्चर होता है, और गैसेस का जो है वो रैंडम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन इसका जो है उसका दरमियानी हालत में होता है, फेयरली अरेंज स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास शेप होती है, जो कि हमारे पास लिक्विड स्टेट की होती है। ठीक है, अच्छा चलते हैं हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड की डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले कहता है इट इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि सारे के सारे जो होते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है, और इसके अलावा वेरी क्लोज टुगेदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड जितना क्लोज नहीं होते और लिक्विड जितना दूर नहीं होते, इसलिए काफ़ी अरेंज हालत में होते हैं देन गैस के, एंड अरेंज इन रैंडम मैनर, और का जो मैनर होता है, अरेंजमेंट होती है, वो रैंडम मैनर में होती है, या फेयरली अरेंज भी कह सकते हैं इसको, कुछ इस तरह। ठीक है, मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, इसके मॉलिक्यूल फ्री होते हैं मूव करने के लिए, यानी कि अपनी जगहों को तब्दील कर सकते हैं। देयरफॉर लिक्विड हैव नो डेफिनाइट शेप, इसीलिए लिक्विड की कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। ठीक है, ड्यू टू क्लोज एंड कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑल लिक्विड पॉजेस डेफिनाइट वॉल्यूम, क्योंकि एक दूसरे से करीब तरीन होते हैं मॉलिक्यूल, करीब होने की वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस के दरमियान जगह मौजूद नहीं होती मॉलिक्यूल के इतने ज़्यादा, तो ये कंप्रेस नहीं हो सकते ज़्यादा अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में ये कंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अरेंजमेंट होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम आगे लेके चलते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास कि मॉलिक्यूल कैन बी कंप्रेस्ड टू निग्लिजिबल एक्सटेंट, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं बहुत कम, यानी कि हद तक इनमें अंदर कंप्रेसिबिलिटी की गुंजाइश मौजूद होती है। ऑल लिक्विड एक्सपेंड और हीटिंग ऑन हीटिंग, यानी कि तमाम लिक्विड जो है वो एक्सपेंड करते हैं हीटिंग पर और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूलिंग पर, यानी कि इनको जब ठंडा किया जाए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसलिए इनके अंदर कंट्रैक्शन हो जाती है, और एक्सपेंड हो जाते हैं ये जब इनको हीट किया जाता है, इनके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट को हम कंप्रेस करते हैं तो बहुत ये काफ़ी हद तक जो है ये कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि इसके दरमियान बहुत एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है। लेकिन लिक्विड में इस तरह नहीं होता। लिक्विड को अगर हम हाई कंप्रेस भी करें तो बहुत ज़्यादा इसके दरमियान फ़र्क नहीं आता, कंप्रेसिबिलिटी का बहुत निग्लिजिबल एक्सटेंट जो होता है वो चेंज होता है इसका। ठीक है, बिहेवियर ऑफ लिक्विड हमारे पास जो है, और मजीद हम बिहेवियर ऑफ लिक्विड पे आ जाते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बाद। इसमें सबसे पहले है डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, गैस में भी उसी तरह लिक्विड में भी होती है। गैस में हमने स्प्रे किया था रूम के अंदर, और गैस जो स्प्रे निकली थी, गैस स्प्रे की वो पूरे जो रूम में फैल जाती है, उसको हमने कहा था वो गैस की डिफ्यूजिबिलिटी है। लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी को हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक इंक का ड्रॉप लें और उसे हम गिरा दें पानी के कंटेनर में या लिक्विड कलरलेस कंटेनर में, तो ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ये हमारे पास जो कलर के मॉलिक्यूल इसमें गिरे हुए यहाँ पर हैं, तो हल्के हल्के कलर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इसके अंदर फैल जाएंगे। ये हमारे पास जो फैलना है ये हमारे पास कहलाता है डिफ्यूजिबिलिटी, जैसे कि इस आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्रॉप गिरा है, तो ये पहले यहाँ पर कलर ज़्यादा था, फिर हल्के हल्के मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या कर गए, डिफ्यूज कर गए। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी दूसरा हमारे पास इसका बिहेवियर है। हम जब लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं या फिर हम थोड़ा अमाउंट में क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप घर पे देख सकते हैं। घर पे आप एक बर्तन में जो है वो
पानी का जो है मकदार जो है वो बिल्कुल फुल करके रखते हैं और उसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे बगैर बॉयल के वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर देने की वजह से पानी का वॉल्यूम बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो करना शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें या प्रेशर कम कर दें थोड़ा बढ़ाकर, तो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। अगर ये हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम है तो उसका हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका वॉल्यूम साथ साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या होती है हमारे पास? विस्कोसिटी हम कहते हैं कि ये टॉपिक जो है मेन टॉपिक है इसका। विस्कोसिटी आप जानते हैं, देखा होगा आपने कि कुछ लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं। जब आप एक इंक्लाइंड प्लेन लें, उसके ऊपर 3 अलग अलग चीज़ों के ड्रॉप लगा दें, लाइक शहद का, ऑयल का और पानी का, और जब इंक्लाइंड के साथ देखेंगे ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो फ्लो करते हैं। जब नीचे आएंगे तो उनकी स्पीड सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हर किसी के अंदर डिफरेंट रेजिस्टेंस है जो उसको फ्लो करने से रोक रही है। तो लिक्विड को जो रेजिस्टेंस फ्लो करने से रोकती है वो हमारे पास कहलाती है विस्कोसिटी। ठीक है, अभी आप 2 लिक्विड यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ज़्यादा ये कम विस्कोसिटी रखता है तो इसलिए ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है, और ये ज़्यादा विस्कोसिटी रखता है तो इसके अंदर थिकनेस है। यानी कि याद रखिए, जिसमें थिकनेस ज़्यादा है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, और जिसमें थिकनेस कम है उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो कम है। क्योंकि बेसिकली विस्कोसिटी है क्या? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। वो रेजिस्टेंस जो अंदर मौजूद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में कि वो लिक्विड को बहने नहीं दे रहा, वो हमारे पास विस्कोसिटी है। तो जो फ्लो रेट है वो विस्कोसिटी के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कि जितना ज़्यादा तेज फ्लो करेगा लिक्विड उतनी उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी कम होगी, और जितना हमारे पास कम तेजी से फ्लो करेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो गाढ़ा होगा, वो थिकनेस उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं पानी है और ऑयल है और हनी है। तो यहाँ आपको पता है कि जो हनी है उसकी जो फ्लो रेट है वो कम होगा, ऑयल का उससे कम होगा, और सबसे ज़्यादा होगा, और वाटर का सबसे ज़्यादा फ्लो रेट होगा। ठीक है, अब डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड टू फ्लो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। वो रेजिस्टेंस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मौजूद होती है लिक्विड के अंदर, जो उसको बहने में से रोकती है, वो हमारे पास कहलाती है विस्कोसिटी। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है हमारे पास। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इंटेंड टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर। 2 एडजेसेंट लेयर के दरमियान जो अट्रैक्शन है जो इसको बहने ना दे, वो हमारे पास विस्कोसिटी कहलाती है। इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी हमारे पास कंटिन्यू करते हैं। यूनिट हमारे पास जो इस्तेमाल होती है, इट इज मेजर्ड इन पॉइज। इसको हम पॉइज में करते हैं। साइंटिफिक इसकी है पॉइज, मिली पॉइज और सेंटीपॉइज है। एसआई यूनिट इसकी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक जो पॉइज होता है जिसकी साइंटिफिक यूनिट है वो 10⁻⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर 0.1, यानी कि तकरीबन जो पॉइज है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है हमारे पास किसके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। तो सेंटीपॉइज इस तरह हमारा 10 टाइम्स इसका भी ज़्यादा होगा और 10 टाइम्स इसका भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से इफेक्टिव होते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं विस्कोसिटी को? तो यानी कि किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, किसकी विस्कोसिटी कम है। यानी मिसाल के तौर पर जो ऑयल यहाँ पर मौजूद है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ये जो पानी नजर आ रहा है उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं और विस्कोसिटी को कम करते हैं, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मॉलिक्यूलर साइज, यानी कि जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतना फ्लो में मुश्किल होगी, और जितना छोटा साइज होगा उसमें फ्लो में क्या होगी, आसानी होगी। ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बहुत हैवी होता है। ऑयल के जो कार्बन चेन है वो स्टार्ट ही तकरीबन कार्बन, इस जो मोबिल ऑयल है उसकी जो शुरू होती है वो तकरीबन कार्बन 14 के बाद शुरू होती है। तो कार्बन 14 तो इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद होंगे यकीनन। तो जो इतने मिलाकर तकरीबन जो है इसका मास करीबन 200 के अप्रॉक्स होता है मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर साइज काफ़ी हैवी होता है इसका ऑयल का। लेकिन वाटर का 18 होता है मॉलिक्यूलर मास। तो आपको पता है कि इसका जो हमारे पास मास है वो कम है, तो मॉलिक्यूलर साइज भी कम होगा। तो वाटर का मॉलिक्यूलर साइज कम होगा इसलिए इसका फ्लो रेट ज़्यादा है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है इसलिए इसका हमारे पास फ्लो रेट जो है वो कम होगा। तो उसकी ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और पानी की विस्कोसिटी क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है,
दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर शेप का। अगर शेप इरेगुलर है तो एक दूसरे के ऊपर लेयर को बहने में मुश्किल होगी, और अगर रेगुलर शेप है तो बहना आसान होगा। मिसाल के तौर पर सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो वो आसानी से बहेंगे, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, वो एक जैसी होगी। H2O के मॉलिक्यूल सारे एक जैसे होंगे। लेकिन जो हनी है वो एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल मौजूद हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें एंजाइम्स भी हैं, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स भी हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी हैं। तो हर किसी का मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो इसीलिए डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप की वजह से लेयर के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर फ्लो करना उनको क्या हो जाता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो सेम शेप के हैं उनके अंदर फ्लो रेट जो है वो ज़्यादा होता है, और जो डिफरेंट शेप के हैं उनका फ्लो रेट क्या होता है, वो कम होता है। मिसाल के तौर पर हनी के जो है, मैं एग्जाम्पल आपको पहले दे चुका हूँ कि इनका डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, इसलिए हमारे पास इसका फ्लो रेट क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है और विस्कोसिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को हाईली जो है वो ग्रिप करके रखेंगे, एक दूसरे को पकड़ कर रखेंगे, तो बहना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। और अगर कम है तो बहना क्या होगा, वो आसान होगा। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर जितनी ज़्यादा हो जाएंगी फोर्सेस, उतना हमारे पास विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, और जो हमारे पास जितनी कम हो जाएंगी उतनी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन बढ़ जाता है, और कोलिजन बढ़ने की वजह से जैसे कि दूर चले जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के। ठीक है। एक है डेंसिटी। डेंसिटी तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, कि हमारे पास मास बढ़ता रहेगा तो डेंसिटी बढ़ती रहेगी। मास बढ़ेगा तो यकीनन आपको पता है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो लाजिम है कि हमारे पास क्या होगा, विस्कोसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है हमारे पास, कि ये मॉलिक्यूल्स अगर हम देख रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर तो ये वाला मॉलिक्यूल सेंटर येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये सब चारों तरफ अट्रैक्ट हो रहा है मॉलिक्यूल से, तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो होगी जीरो, क्योंकि सबसे एक ही ताकत से अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस पर कोई प्रेशर फिलहाल फील नहीं होगा, एक जैसा फील हो रहा होगा, तो ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। लेकिन जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो रेड कलर का नजर आ रहा है आपको, ये अट्रैक्ट हो रहा है चारों तरफ से, लेकिन ऊपर की तरफ खाली है। तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो ऊपर वाले सरफेस पे जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही होगी, ये फोर्स हमारे पास कहलाती है सरफेस टेंशन। ठीक है। सरफेस टेंशन को मजीद देख लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि वो फोर्स जो पर यूनिट लेंथ में पड़ रही हो, एक्टिंग एट राइट एंगल ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड at a given temperature is called surface tension। तो हम लेंथ की फॉर्म में भी कह सकते हैं, यानी कि फोर्स फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन करते हैं, और एनर्जी फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन करते हैं। तो फोर्स की टर्म में हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन होती है वो इस तरह होती है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास कहलाती है सरफेस टेंशन। और अगर हम एनर्जी की टर्म में बात करें तो एनर्जी पर यूनिट एरिया हमारे पास कहलाती है सरफेस टेंशन। ठीक है। एनर्जी की टर्म में बात करेंगे तो फोर्स की टर्म में बात करेंगे तो इसकी यूनिट होगी हमारे पास डाइंस पर सेंटीमीटर, और हमारे पास अगर इसकी एनर्जी की टर्म में बात करेंगे तो डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो पहला फैक्टर हमारे पास कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज़्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेंगे, वही अट्रैक्शन जो है सरफेस तक भी बढ़ेगी, क्योंकि सरफेस तक भी बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ज़्यादा फोर्स अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यही सरफेस टेंशन ऊपर तक भी जाएगी, सरफेस तक भी जाएगी, और सरफेस तक बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होगी, उसकी वजह क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी। ये बात याद रखिएगा, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती है, क्योंकि उनके दरमियान कोलिजन बढ़ जाता है। ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस क्या है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये भी बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे तो कोहेसिव फोर्स, मॉलिक्यूल अगर सरफेस को या फिर मॉलिक्यूल अगर वॉल को अट्रैक्ट करेंगे, जो वॉल के साथ मौजूद होते हैं, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो पानी के दरमियान, कंटेनर के दरमियान वाले हिस्से में सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, वहाँ एडहेसिव फोर्सेज होंगी। और मॉलिक्यूल जो हमारे पास जो वॉल के साथ मौजूद होंगे वो एडहेसिव फोर्स से
वॉल को पकड़ के रखेंगे, तो वो एडहेसिव फोर्स कहलाती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, और जो हमारे पास ये होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड अनदर सरफेस ग्लास और आर कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। तो ये फोर्सेस जो है वो भी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का हिस्सा होती हैं, तो इनके बढ़ने से भी हमारे पास विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, रीजंस क्या होते हैं हमारे पास के, कुछ रीजन देख लेते हैं सरफेस टेंशन के जो आते हैं एग्जाम में। एक होता है कि स्फेरिकल फॉलिंग ड्रॉप, जो रोजाना गिरता हुआ लिक्विड का ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप का क्यों होता है। क्यों होता है? मिसाल के तौर पर ये ड्रॉप हमारे पास अगर आम तौर पर गिर रहा है तो ये जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो स्फेरिकल शेप क्यों नजर आ रही है इसकी, उसकी ये वजह है। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर से ये सारे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सेंटर से ये सारे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं, ये अट्रैक्शन बढ़ते हुए कहाँ तक जाती है? सरफेस पर। तो ये सरफेस कोशिश करती है कि खुद को कहाँ पर लेके आए? सेंटर की तरफ, क्योंकि सरफेस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। तो सबसे कम रेशियो जो हमारे पास किसी भी जो है डायग्राम का या फिर किसी भी शेप का हो सकता है वो हमारे पास है स्फेरिकल। तो इसीलिए लिक्विड भी कोशिश करता है क्योंकि सरफेस पे प्रेशर होता है कि वो सेंटर की तरफ जाए, तो अपने आप को समेटने की कोशिश करता है। इस समेटने की कोशिश में सरफेस जो है वो अपने आप को कम से कम जगह में लेके जाने के लिए कोशिश करता है। सबसे कम जगह की जो हमारे पास शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप को अपना लेता है। तो इसीलिए लिक्विड का शेप हमारे पास ड्रॉप का हमेशा स्फेरिकल होता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन, अगर आप आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पी हो तो आप ये देखेंगे जब आप कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ डालते हैं उसकी बोतल में, तो जो बोतल की सतह होती है, जो जहाँ तक वो लिक्विड आया हुआ होता है, कैपिलर जो हमारे पास स्ट्रॉ होती है उसके अंदर, उसकी अमाउंट ऊपर की तरफ होती है, इस तरह ऊपर की तरफ चली जाती है। ये कहलाता है हमारे पास कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो जब आप किसी भी जगह पे डिप करते हैं तो वो हमारे पास बड़े एरिया के अंदर किसी छोटी कैपिलरी यानी ट्यूब को ऐड कर लगाते हैं तो उसमें लिक्विड ऊपर की तरफ चला जाता है। ये हमारे पास कहलाती है कैपिलरी एक्शन। तो ये कैपिलरी एक्शन की सरफेस टेंशन की वजह से होता है कि जो इसके बाहर वाला एरिया है इसके अंदर सरफेस टेंशन ज़्यादा है, इसके अंदर वाले एरिया में सरफेस टेंशन कम है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए ये बाहर वाले मॉलिक्यूल्स कैपिलरी के अंदर चले जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में। अब ये जो कैपिलरी एक्शन है इसमें जो मेनिस्कस बनता है वो इस तरह बनता है। आप देखिएगा कि अगर दो किस्म के लिक्विड होते हैं, एक वेट लिक्विड होता है, एक नॉन वेट लिक्विड होता है। वेट लिक्विड जो होता है उसका जो मेनिस्कस बनता है वो नीचे की तरफ इस तरह बनता है, ये इस तरह। और जो वेट लिक्विड नॉन वेट लिक्विड होता है उसका मेनिस्कस इस तरह बनता है। उसकी वजह सिर्फ एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की जो है वो पावर डिफरेंट होने की वजह से है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वेट लिक्विड में, इसलिए ये इस वॉल के साथ ऊपर की तरफ चला जाता है। और ये कुछ जो फोर्स जो कोहेसिव नीचे की तरफ खींच रही होती है, इस वजह से इसका जो शेप बनता है वो इस तरह बनता है कि वॉल वाले मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ चले जाते हैं एडहेसिव फोर्स की वजह से। इसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, तो सेंटर वाले मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल को ज़्यादा पावर से खींच लेते हैं, तो ये एडहेसिव फोर्सेस को उतनी पावर से नहीं खींच पाती, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल की जो वॉल वाली साइड है वो नीचे की तरफ हो जाती है और दरमियान वाली साइड ऊपर की तरफ हो जाती है। तो ये हमारे पास नॉन वेट में ऊपर की तरफ जो है वो बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह आप उसको देख सकते हैं वाटर के अंदर और मरकरी के अंदर। मरकरी जो हमारे पास है नॉन वेट है, आप देख सकते हैं मरकरी को हाथ में आप रखें, मरकरी आपके हाथ को गीला नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं, स्टिक नहीं करेगा हाथ के साथ, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रहेंगे क्योंकि उनकी कोहेसिव फोर्सेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। अच्छा, कॉनकेव मेनिस्कस वो जो नीचे की तरफ बने वो कॉनकेव मेनिस्कस है, जो ऊपर की तरफ बने वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। जो ऊपर के नीचे के जो नॉन वेट लिक्विड है वो हमारे पास कॉन्वेक्स बनाते हैं और जो वेट लिक्विड है वो कॉनकेव बनाते हैं। इस तरह इधर भी देख सकते हो। वेपर प्रेशर क्या चीज होती है? वेपर प्रेशर क्या है हमारे पास के आपको पता है कि एक अगर कंटेनर में आप पानी को रख दें तो पानी मसलसल उसके अंदर से एवोपरेट होता रहता है, वो कहलाता है एवोपरेशन प्रोसेस। क्या कहलाता है वो? एवोपरेशन प्रोसेस कहलाता है। एवोपरेशन होना हमारे पास एवोपरेशन प्रोसेस कहलाता है।
और मुसलसल मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एवापोरेशन होती क्यों है? एवापोरेशन इसलिए होती है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते रहते हैं, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है तो कुछ मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी को लेके एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में सारों की एनर्जी लेके एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए वो लिक्विड स्पेस से गैसियस फेज में चले जाते हैं। और पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, अपने क्योंकि अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को जो स्केप कर रहे हैं लिक्विड फेज को, वो लेकर जा रहे हैं एनर्जी को, इसलिए जो लिक्विड फेज है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम बंद कर दें तो ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं निकल पाएंगे, अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर 100 की गुंजाइश है अंदर तो हमारे पास मॉलिक्यूल की, और 100 यहाँ पर आ गए हैं, तो अब 100 आने के बाद इसमें ये प्रोसेस रुकता नहीं है, चलता रहता है। जब 100 होने के बाद होता है कि कैपेसिटी तो खत्म हो गई है, तो एक मॉलिक्यूल जब ऊपर होकर 101 होगा तो उसी वक्त एक मॉलिक्यूल वापसी चला जाएगा कंडेंस होके। तो वापसी जो लिक्विड गैस से लिक्विड की तरफ जाना है वो कंडेंसेशन है, और जो कि लिक्विड से गैस की तरफ आना है वो एवापोरेशन है। और जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो सेम हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो उस वक्त इस वॉल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है और जो लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, इस लिक्विड प्रेशर को हम कहते हैं ये वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जो वो प्रेशर जो है वेपर के थ्रू मौजूद हो। अब डेफिनेशन आपकी जो स्पेलिंग है ये डिफरेंट होती है अमेरिकन लैंग्वेज में। अगर आप लिखें तो ये रॉन्ग शो करेगा, क्योंकि ये यू मौजूद नहीं होता है उसके अंदर, और ब्रिटिश लैंग्वेज में होता है, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं। वैसे कोशिश करेंगे ब्रिटिश ही लिखें। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स which when they are in equilibrium with the liquid phase at the given temperature, एक given temperature पे जो equilibrium आ जाए, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है वो हमारे पास वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है। मिसाल के तौर पर mm ऑफ मर्करी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका प्रेशर जो वो कम होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल ज़्यादा एवापोरेट होंगे। कुछ ज़्यादा एवापोरेट होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होने के ज़्यादा एवापोरेट होंगे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, और कम बनेंगे तो कम प्रेशर होगा यहाँ पर। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं वेपर प्रेशर को? एक है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड क्या है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किसी का बॉइलिंग नेचर वाइज ज़्यादा होता है। इसका कम होता है उसके लाजमी है वेपर ज़्यादा बनेंगे। मिसाल के तौर पर पेट्रोल और पानी को आप एक बोतल में रख दें, पेट्रोल को रख दें, आप पेट्रोल का ढक्कन थोड़ी देर बाद खोलेंगे तो आपको प्रेशर फील होगा, क्योंकि इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। और जब वाटर का खोलेंगे तो कम मिलेंगे, आपको प्रेशर कम मिलेगा। इसका मतलब है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, 100 है, और जो पेट्रोल का है वो तकरीबन वो आपको मिलता है करीब 70-78 के दरमियान। तो हमारे पास जो इसका टेम्परेचर कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इस वजह से उसके वेपर ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगी और वेपर ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, और वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दी हुई है वाटर की कि 18 टोर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वही टेम्परेचर अगर हम 100 कर दें तो उसका इंटरनल प्रेशर जो है वो तकरीबन 760 तक पहुँच जाता है। तो इतना प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से पानी का बढ़ जाता है। ठीक है, और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वही बात है कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो मॉलिक्यूल कम एवापोरेट होंगे तो वेपर्स कम बनेंगे, और वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अगला टॉपिक आ जाता है फैक्टर्स खत्म होने के बाद। बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास कि अगर हम यही जो वेपर्स बन रहे हैं इनको बंद कर दें और इसको टेम्परेचर देना शुरू करें, और टेम्परेचर एक हद तक इतना दे दें कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, इनका वेपर प्रेशर जो अंदर वेपर्स बन रहे हैं, जो लिक्विड प्रेशर डाल रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर जो है बाहर मौजूद एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर आ जाए, तो उस टेम्परेचर पे को हम कहते हैं वो हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है किसी भी चीज़ का तो वो उसका टेम्परेचर मज़ीद नहीं बढ़ता। मिसाल के तौर पर आप अगर पानी का
पानी लें और उसको आप बॉयल करना शुरू करें, चूल्हे पर रख दें और उसका आप थर्मामीटर से चेक करते रहें, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट उसका फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अगर रूम टेम्परेचर पे आपने पानी को रखा है चूल्हे पे, तो थोड़ी देर के बाद वो बढ़ते बढ़ते 100 पे आएगा, लेकिन आप हीट उसको देते रहें कंटिन्यूसली, लेकिन उसका 100 आने के बाद, बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी उस वक्त में एब्जॉर्ब कर रहा होता है उतनी एनर्जी क्या कर रहा होता है, वो फिर रिलीज भी कर रहा होता है, एटमॉस्फेयर को दे रहा होता है, तो अपने पास एनर्जी को स्टोर मजीद नहीं करता, तो इसी वजह से इसका बॉयल टेम्परेचर मजीद रेज नहीं करता। ठीक है, डेफिनेशन क्या है बता दी मैंने आपको। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए हम यहाँ सी लेवल पे रहते हैं कराची में, तो वहाँ पर तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी पानी का जो है वो 100 है। लेकिन अगर इसको हम बुलंद मकाम पे ले जाएं, वहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से पानी जो है वो 100 से पहले ही बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिपेंड करते हैं। एक फैक्टर एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि वही एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ाते चले जाएं, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। जितना एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज करेगा, क्योंकि उतनी देर कम तादाद में वेपर्स बनेंगे और उतनी ही देर लगेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वेपर प्रेशर की तरफ के बराबर आने में। तो इसलिए हमारे पास वेपर्स कम बनने की वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से देर से बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा हमेशा। ठीक है, अच्छा, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या चीज़ है। अब एक रीज़न आता है कि आपको अगर डिस्टिल करना है किसी चीज़ को, डिस्टिलेशन क्या होती है, प्योरिफिकेशन होती है बेसिकली। ठीक है, आपने अगर प्योर करना है तो आप अपनी डायग्राम में आप शायद देख पाएंगे, इसको मैं आगे पढ़ कर दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक डिस्टिलेशन असेंबली है, वैक्यूम डिस्टिलेशन असेंबली। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, एक पंप लगाकर यहाँ का प्रेशर क्या करते हैं, कम करते हैं। यहाँ पे जब सेकंड पंप लगाते हैं, सक्शन पंप लगाते हैं, तो ये इस असेंबली का प्रेशर कम कर देता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देगा, तो अभी हम पढ़ के आए कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो कम होगा। तो जब हम इसका एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हैं, वेपर से बाहर निकाल देते हैं प्रेशर, तो यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो जो है वो जल्दी बॉयल होना शुरू कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, क्योंकि हम ग्लिसरीन को हम जानते हैं, अगर हमें प्योर करना है तो डिस्टिल करेंगे यहाँ लाकर, देखेंगे मिसाल ग्लिसरीन एक जगह मौजूद है, एक जगह हमारे पास दूसरे ऑयल्स भी उसके आप मिक्स हो गए, तो हम उसको बॉयल करेंगे यहाँ पे लाकर, और यहाँ पर जैसे डिस्टिल होकर यहाँ पे लिक्विफाई होकर यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ग्लिसरीन को हम नहीं कर पाते, क्योंकि ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड है नॉर्मल प्रेशर पर, और वो 290 से पहले ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सक्शन पंप लगाते हैं, तो वो पंप क्या करता है, यहाँ प्रेशर को कम करता है। जब वो प्रेशर को कम करता है, तो ग्लिसरीन का वो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 से गिरकर 230 से नीचे चला जाता है, और वो आसानी से फिर हम उसको क्या करते हैं, डिस्टिल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं मजीद। वैक्यूम डिस्टिलेशन से आगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन से आगे हम देखते हैं तो प्रेशर कुकर हम यूज करते हैं। प्रेशर कुकर क्या करता है, ये प्रेशर को बढ़ाता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रेशर को कम करता है, बढ़ाता है। अब प्रेशर कुकर यूज होता है हमारे पास कहाँ पर, प्रेशर कुकर हमारे पास कहाँ यूज होता है, प्रेशर कुकर को हम यूज करते हैं जो हिल स्टेशन वगैरह हैं, वहाँ पर हम प्रेशर कुकर को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम होने की, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने की वजह से पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, और कम टेम्परेचर बॉयल होने की वजह से खाना सही से नहीं पक पाता। तो खाना सही से क्योंकि नहीं पक पाता, इसलिए क्या करते हैं हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। और प्रेशर कुकर की वजह से क्या होता है, यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ जो पानी होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और आसानी से खाना पक सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऊंचा मकाम है, कोई शख्स यहाँ ऊंचाई पे रह रहा है और एक शख्स यहाँ पर सी लेवल पे रह रहा है, तो ये ऊंचे मकाम पे रह रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का, और जो नीचे मकाम पे रह रहा है इसका जो है प्रेशर वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा है एटमॉस्फेयर के यहाँ पर। तो ये ऊंचे मकाम पे रहने वाले का लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है, क्योंकि पानी जो है वो 80 डिग्री तक ही बॉयल करना शुरू कर देगा, और जो यहाँ पर है वो 100 पे, तो 100 पे खाना इसलिए बताया था मैंने, आसानी से कुक हो जाता है। लेकिन 80 हो जाने की वजह से हमें प्रेशर कुकर यहाँ पे यूज़ करना पड़ जाता है।
ऐसी एक डायग्राम और देख लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर हम पानी को यहाँ बॉयल करें सी लेवल के ऊपर तो हो सकता है ये 100 पे बॉयल हो रहा हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जैसे ही हम एल्टीट्यूड बढ़ाते रहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ आ रहा है तो 212 आ रहा है, यहाँ पे 200 पे बॉयल होगा, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन ये 100 है, नीचे यहाँ पर जो है वो सेंटीग्रेड में जो है वो 93 हो जाएगा। अगर हम 6000 फीट पे हैं 10,000 पे तो 90, और अगर हम 20,000 पे हैं तो 79 पे। अगर 20,000 पे कोई रह रहा है तो यकीनन उसका खाना तो पक ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर उसको प्रेशर कुकर यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो जहाज़ का वैसे एरिया, ये बड़े ऊंचे पहाड़ होते हैं जहाँ पर इतना आपको प्रेशर कम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। ये लिक्विड का टॉपिक खत्म हो गया, तो हम अपने अगला हमारा टॉपिक है सॉलिड्स का, वहाँ पर हम उसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।